वेलकम। आपने बहुत तरीके से इस मीटिंग को हमें पता है कि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया है, नो डाउट। और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, सब कुछ ऐसा ही है। और जितने भी लोग हैं अभी जो इस मीटिंग में आ चुके हैं, तो बाकी चीजों की आप चिंता छोड़ दीजिए। किनको आपने इनवाइट किया था और किनको इनवाइट नहीं किया था, मेरे ख्याल 100 लोगों की कैपेसिटी है इस मीटिंग में बैठने की, और वो हाउसफुल हो चुके हैं, है ना। तो जब कोई लोग लेफ्ट करेंगे तो कुछ लोग वेटिंग रूम में होंगे, तो वो ट्राई कर रहे होंगे और इस मीटिंग में इंटर कर सकते हैं। शायद आई एम राइट, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अगर 100 लोगों का ही मीटिंग का जगह है इस अंदर में। या बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं राजेश जी की बात करूं और पूजा जी की बात करूं, तो बहुत ज्यादा ही तारीफ उन्होंने कर दी हमारे लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो हम बहुत ही सिंपल सिंपल लोग हैं, और एक गरीब गांव, एक गरीब घर से हैं हम लोग। और अगर हम बात करेंगे अभी पूरी स्टोरी के अंदर में, आप समझेंगे तो राजेश जी वाकई में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही शानदार शानदार लीडर्स हैं। और अगर मैं कपल की बात करूं तो इज ऑसम कपल, है ना। जयपुर में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और सीखते रहते हैं राजेश जी और पूजा जी से। अगर मैं बात करूं और लीडर्स, अतुल कला सर एंड संगला मैम से, चेतन सर एंड मंजू मैम से, तो हमारे गुरु ही हैं। तो अभी अपनी बात को शुरू करते हैं। जस्ट अभी हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और अभी हम दिल्ली के रास्ते में थे। वाइफ जो है ना अभी जयपुर में है और बिटिया जयपुर के अंदर में है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों अलग अलग लोकेशन के ऊपर में इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या प्रायोरिटीज होती है। तो हम अभी जो आपसे बात करेंगे 1 घंटे, और बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिए, हम कुछ सिखाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आपको बताने के लिए आए जो हमने किया है। और अगर आपने उसमें से कुछ चीजें अगर आपने कॉपी कर ली, जो आपको लगता है कि अच्छी चीजें हैं, अपने अपलाइन के साथ कंसल्ट करके आपको लगता है कि ये कॉपी करने लायक चीज है, आप उसको कॉपी करिए, बाकी चीजों को आप निकाल दीजिएगा। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। जैसे जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सुबोध झा है और बेसिकली बॉर्न पैलेस में बिहार से। पिछले 20 साल से मैं राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान के मैंने कई शहर में रहा है। पहले मैं लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर में रहता था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर में रहा हूँ मैं 5-6 साल, और उसके बाद मैं परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं 2017 से जयपुर के अंदर में। जब हमें ये बिजनेस मिला था तो उससे पहले हमें भी अंदाजा नहीं था कि ये बिजनेस इतना सब कुछ देता है क्या। लेकिन जब हम इस बिजनेस के धीमे 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 एक पैगाम पे जाते हैं, तो लगता है कि यार ये बिजनेस ये सब कुछ भी दे सकता है क्या, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। तो आप लोगों के पास मेरी ऑडियो और वीडियो सब कुछ दिख रही है, समझ में आ रही है सब कुछ? एब्सोल्युटली क्लियर है। जी। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस मीटिंग को लेकर के, जरा चैट बॉक्स पे लिखेंगे कितने लोग एक्साइटेड है। यस जरा सर। मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स पे, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे तो सभी लोग बोलेंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगी मीटिंग के अंदर में। तो मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स पे लिखे सिर्फ आप 2-3-4 लोग ही सिर्फ। वाह, नो डाउट सभी लोग एक्साइटेड है और सभी लोग अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मेरा नाम सुबोध झा है, बेसिकली हम लोग बिहार से हैं। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है। सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ 10th पास हूं, कोई ग्रेजुएट नहीं हूं। बट इस बिजनेस में आपको किसी ग्रेजुएशन और किसी चीज क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपका ड्रीम, है ना। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन होती है, आपका एज 18 साल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं हमने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं अपने वाइफ को हैंड ओवर करूंगा माइक को, और उसके बाद जब वाइफ बात करेगी उसके बाद मैं दूसरे सेशन में आपसे बात करूंगा कि इस बिजनेस में हमने क्या किया जो हमने इस लेवल को अचीव किया। तो सभी लोग रेडी हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ बिहार में हम जन्मे हैं और हमने लाइफ में बहुत सारे काम किए। इवन कि हमने स्वीपर की नौकरी भी करी है, लेबर की नौकरी भी करी है, और बड़ी बड़ी कंपनी को भी हमने डील किया है ना। बड़ी बड़ी कंपनी, हमारी 5-5 हजार की कंपनी भी हमारी क्लाइंट हुआ करती थी। तो ऐसे भी काम हमने किए हैं। बट इस बिजनेस को करने का रीजन एक ही था, क्योंकि हम जो काम कर रहे थे उस काम में इतनी टेंशन भरी लाइफ थी, जो मुझे लगा कि अगर मैं इस काम को अगर मैं जिंदगी भर भी करता रहूंगा तो नो डाउट सिर्फ एक सर्विंग के अलावा मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, है ना। जब इस बिजनेस को देखा तो हमने भी इसको ना कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बट कहते हैं ना, जब किस्मत में आपको अगर कुछ देना चाहता है भगवान, तो आपको एक बार हाँ कहा ही जाता है। और इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे जो अपलाइन स्पॉन्सर है राकेश नेहरा जी, जिन्होंने मुझे बताया इसके बिजनेस के बारे में, अगर जिन्होंने बतवाया था बिजनेस के बारे में, वो सिर्फ हमसे पैसा मांग रहे थे और उनके दबाव में हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा था। अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो उसके दबाव में मैंने ज्वाइन किया कि शायद अगर मैं पैसा रिफंड नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे तो करना पड़ेगा इस बिजनेस को। और हमने बेमन से इस बिजनेस को साइन कर लिया, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे।
लेकिन उसी समय हमारे को राकेश नेहरा जी जो हमारे स्पॉन्सर है उन्होंने टेक ओवर किया हमें, और टेक ओवर करने के बाद हमें धीमे धीमे बिजनेस को बताने की कोशिश करी। बट नो डाउट कि हमने इतने उलझे हुए थे अपने लाइफ के अंदर में कि हम इस बिजनेस को ढंग से कर नहीं पा रहे थे, और ऐसे समय निकलता चला गया और कुछ कर नहीं पाए। बट करने का जो स्ट्रॉन्ग रीजन बना, क्योंकि हमारे घर में कुछ चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस क्या रहा, क्योंकि पहले मेरी मदर का ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज जब हुआ तो डॉक्टर ने उनको बोला कि 3 साल 1 साल ये बेड पे रहेंगी, और इनका दवा वगैरह सारा इलाज वगैरह जो है ना बेड पे रहना पड़ेगा, और जितने भी सब चीजें हैं इनको बेड पे करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए कि तो हम इकलौते हैं घर के, और हमें लगा कि अगर मदर को ऐसा रहना पड़ेगा तो मेरी वाइफ को बिहार शिफ्ट करना पड़ेगा और बच्चे को भी वहां रखना पड़ेगा, तो सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। बट थैंक गॉड कि उस समय मुझे एम्बे के प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, बट हमने कुछ सजेशन लिए, और सजेशन भी क्या लिए, हमारे जो अपलाइन मेंटोर हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, विवेक सर एंड अमृता मैम, उनके लिए आप चाहें तो एक वर्चुअल क्लैप दे सकते हैं। और उनकी सिस्टर हैं ज्योति दीदी, जो डॉक्टर है, और उनसे मैंने बात करी कि हम हमारे फादर को, हमारी मदर को ये प्रॉब्लम्स है, हमें क्या देना चाहिए जिस कारण से वो जल्दी इंप्रूवमेंट हो सके। तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट हमें सजेस्ट किए और हमने उन्हें देना चालू किया, और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया, और रिजल्ट इतना अच्छा आया कि 3 महीने में वो अपने घर का काम, अपना खुद का काम सब कुछ करना शुरू कर चुकी थी। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बिलीव हो गया। बट उसी समय फादर को लीवर की प्रॉब्लम हुई। जब फादर को लीवर की प्रॉब्लम हुई तो अमूमन क्या होता है कि आप बाकी जगह जाएंगे तो डॉक्टर जो है ना आपको प्रोटीन के बारे में मना कर देता है, क्योंकि मार्केट के जो प्रोटीन होते हैं वो हैवी होते हैं, जिस कारण से डॉक्टर मना करते हैं। बट थैंक गॉड कि हमें एक दूसरा सरप्राइज मिला कि एशिया के टॉप डॉक्टर जब मेरे फादर को देख रहे थे तो उन्होंने सजेस्ट किया और अपने प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट पे लिखा है एम्बे न्यूट्राइट प्रोटीन पाउडर, और हम उसी समय पटना के एम्बे ऑफिस में वो प्रोटीन पाउडर ला करके अपने फादर को दिए। हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, बट डॉक्टर के कहने के हिसाब से दी, और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट भी होनी चालू हो गई। लेकिन करने का जो रीजन बना, क्योंकि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो उनके दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे। अब समझिएगा कि मैं उनका इकलौता बेटा हूं और उनके फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाता हूं, तो मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में क्या एक शॉक आया होगा। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्योंकि हम बिजनेस के एम्बे के मीटिंग वगैरह में जाते रहते थे, तो हम रहते थे कि इसमें सिक्योरिटी बिल्ड होती है, टाइम का फ्रीडम होता है, ये सब चीजें होता है। तो हम क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड, अजय सर, अनिता मैम, विवेक सर, अमृता मैम, ये हमेशा आते रहते थे और ये बिजनेस के वैल्यूज के बारे में बताते रहते थे। तो हमारे बच्चे लोग जो सुनते हैं, जब जाता है ना, जब कानों के में बातें जाती है कि हमें फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम होता है, घूमने को मिलता है, पैसे की आजादी होती है, तो बाद में जब हम लोग जब हताश हो गए थे अपनी लाइफ में करें क्या, तो बच्चे का एक मन हुआ कि आप पापा, जो विवेक अंकल और अमिता आंटी लोग जो बता रहे हैं, आप इस काम को क्यों नहीं कर लेते हैं। तो हमने बोला कि बच्चे, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमारा तो बहुत उलझे हुए हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज दिखाए। बट उन्होंने एक ही बात बोला कि मुझे नहीं पता पापा कि आपको एमबीए करना चाहिए। और हमने फिर एक डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मुझे याद है कि 23 या 24 अगस्त को विवेक सर एक ओपन प्लान, ऐसी जैसे आप वर्चुअल मीटिंग के ऊपर में देख रहे हैं, ऐसे ही एक ओपन प्लान जोधपुर के अंदर में कर रहे थे, और वहां पे हमने एक डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करूंगा। और हमने जब स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ एज अ सिल्वर, थर्ड मंथ एज अ गोल्ड पोजीशन, 6 मंथ में हम प्लेटिनम चले गए, और अगर मैं बात करूं तो 10 महीने के अंदर हम फाउंडर प्लेटिनम चले गए। और पहले साल ही हम 2 कंट्री जाकर के आए, बैंकॉक एंड बाली। समझ की अगर मैं बात करूं तो इतना जोश था हम लोगों के अंदर में कि हमें लगा कि हम तो बहुत सब कुछ अचीव कर जाएंगे। बट हम अपनी बात को अगर आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपनी वाइफ को इन्वाइट करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं जिस लेवल पे आऊं, जिनके कारण मेरे लाइफ में कुछ चेंज आया, तो मैं उन कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे अपलाइन मेंटोर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो स्पॉन्सर इस समय बने, राकेश नेहरा जी जो फतेहपुर से हैं, बिपिन पोपली एंड अंजू पोपली जी जो बीकानेर से हैं, और हमारे अपलाइन प्लेटिनम से। अगर मैं बात करूं तो अजय शर्मा जी एंड अनिता पारिक जी जो अपलाइन फाउंडर प्लेटिनम से हैं, हमारे बीकानेर से ही हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, अभी हमने कई बार नाम भी ले लिए, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लाइफ में पूरी तरीके से चेंज कर डाला। अमृता एंड विवेक गोयल जी, डायमंड डायरेक्ट, है ना, आप उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। एंड उनके जो अपलाइन एंड गुरु के गुरु जो होते हैं, अभी आप मीटिंग के अंदर में भी हैं, और जब इस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए हमें बताया गया, तो सच बता दूं आपको कि मुझे लगा कि आज चेतन सर हमें कॉल कर रहे हैं हमें मीटिंग लेने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। और इतने हम्बल, इतने
इतने हम्बल कपल हैं कि आप क्या बोलूं उनके बारे में। तो चेतन लाल एंड मंजू जैन जी, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे अपलाइन गुरु हैं, मेंटोर हैं। अगर मैं उनके ऊपर में बात करूं तो विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता, पंकज एंड अमिता टिटोरिया, विष्णु मेहरा जी, सुधा कपूर जी एंड कंट्री मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर। हमारी टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे टीम के लोग भी इस मीटिंग के अंदर में हैं, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे बिजनेस में अगर जो एक यू टर्न आया, तो उसमें पूरा का पूरा जो रोल है वो सरिता का है। अगर सरिता का रोल नहीं होता तो शायद हम इस मुकाम पे, इस लेवल पे अब तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो जो संभाली हमें, बच्चे को, फैमिली को, उसका कुछ मुकाबला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सरिता आप लोगों के साथ बात करें, उसके बाद मैं दोबारा से आप लोगों के साथ रूबरू होता हूं। तो ओवर टू यू सरिता। थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक क्लियर? बिल्कुल यस। आ रही है हरिओम, आ रही है। यस, बढ़िया आवाज आ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप हमें आपने इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्टोरी शेयर करते हुए देखिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और सब सुनते हैं बैठ करके, तो कितना अच्छा लगता है। और कहीं भी आप अपनी कहानी कहने जाओ ना तो बोलेंगे यार बोर मत करो, साइड करो, बहुत सारा काम है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं और उस स्टोरी से किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आता है, और उस इम्पैक्ट के लिए वो आपको कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहा होता है। तो ये अपने आप में लाइफ चेंजिंग बात होती है। इसी को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं ना शायद। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो सुनी थी ना, उनकी सुगीत आजमानी जी की जो सीडी सुनी थी, फर्स्ट सीडी थी मेरी वो। और जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में यही तो चाहिए, कि किसी के लाइफ के लिए आप कुछ अच्छा करके जाओ और ऐसे जियो कि लोग आपको याद रखें। तो कहीं ना कहीं मन में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सुबोध ने बताया, तो कहीं ना कहीं मन में था कि लाइफ अगर जीनी है तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंसी होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ तो हर कोई जी लेता है। करेक्ट। तो देखिए आज की डेट में है, हम दोनों बहुत मान सम्मान पा रहे हैं, आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी अपलाइंस हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेंटर का धन्यवाद। अभी मेरा जो नाता है राजस्थान से बहुत पुराना है। मेरे फादर का जो एजुकेशन है कोटा से हुआ था, और पापा मेरे ननिहाल जो है कोटा है। मेरे नाना जी लगभग 60-70 साल यहाँ पहले आ चुके थे, इसीलिए पापा का एजुकेशन भी यहाँ से किया गया था। बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली से हूँ। और लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस बने थे कि पापा वापस बिहार सेटल हो गए यहाँ लालसोट में, वो एज ए लेक्चरर लगे थे बहुत पहले, मेरे बर्थ से पहले भी। लेकिन जब कुछ ऐसी बात हुई कि रिटर्न बैक हो गया, उसमें सिस्टम नहीं था ना। सिस्टम होता है तो लोग बहुत कुछ आगे पीछे सोच के चलते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो कोई बात ऐसे फैमिली में हुई और वो वापस बिहार चले गए। मेरा बर्थ बिहार में हुआ है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। और एक अच्छे मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। दो भाई एक बहन हूँ मैं, और पूरे परिवार में इकलौती बेटी हूँ मैं, और काफी लाड प्यार से मेरा पालन हुआ था। कुछ ऐसी ताना बाना अपने फैमिली में बुना कि मेरी मम्मी का ये ड्रीम हुआ कि मम्मी मेरी 4 बहनें हैं, तो उनका ये हुआ कि मेरे सारे सिस्टर जो हैं वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर्स हैं, बहनोई मेरी मम्मी के जो जीजा जी वगैरह थे। तो आप यहाँ पर रह करके एक प्राइवेट काम कर रहे हो। हालांकि उनका बहुत, पापा का बहुत बड़ा अप्रोच था, बट ये कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाती है कि आप में इतना टैलेंट है तो आप क्यों नहीं जॉब पे फोकस करते। तो पापा ने बोला कि ठीक है मैं देखूंगा। लेकिन बात आई गई हो गई, और ऐसी कोई परिस्थिति आई कि नाना जी का कॉल आया और हमें 95 में हम सब परिवार वापस राजस्थान आ गए। और राजस्थान जब आए तो पता चला कि पापा की जो पोस्टिंग हुई है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर, जहां ना कोई लैंग्वेज जानने वाला, ना कोई समझने वाला, और बिल्कुल ही ऐसा था कि मतलब अनजान जगह, जहां हम लोग हरियाली में रहने वाले, यहाँ रेत ही रेत। तो बिल्कुल अपोजिट मतलब आप एक परिस्थिति में आके यहाँ रहना शुरू किया। सेकंड स्कूल ज्वाइन किया जब मैं 9th में थी, तब से मैंने यहाँ पे सबको म्यूट कर दीजिए एक बार।
जी स्टार्ट करूं मैं। जो होस्ट और को होस्ट से रिक्वेस्ट है, जो आप एक तो पहले अपने आप को ध्यान रखिए, आप अपना माइक म्यूट। भी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अनम्यूटेड हूँ सर। जी थैंक यू। कैरी ऑन। जी थैंक यू। तो 95 से हम लोग यहाँ राजस्थान आ गए, लक्ष्मणगढ़ सीकर में रहना शुरू किया और लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी। पापा लेक्चरर थे और स्टडी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में ऐसे फील हुआ कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, और चूंकि बहुत ही लाड़ प्यार में रही हुई थी, पापा की लाडली थी, तो बिल्कुल एक टॉम बॉय की तरह रहना शुरू किया था मैंने। किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन विद इन 3 इयर्स, 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर में ही मेरे पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो वहां से एक माइंड में ये चीज चलना शुरू हुआ कि मतलब अचानक से सब कुछ लाइफ में चेंज हो गया। यानी सिक्योरिटी की जो बात हम करते हैं, वहां पे आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन अगर घर का मुखिया एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, वो उस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत यू टर्न आ जाता है। तो वहीं पे, क्योंकि हम बिल्कुल ना तो वहां लैंग्वेज समझते थे, ना ही किसी से, ना कोई रिश्तेदार हमारा वहां पर, और कुछ ऐसे फ्रैक्शन थे हमारे नाना जी के साथ में कि उनके साथ भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से रवाना हो जाइए, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। चूंकि एक डिसीजन था, मैंने जब हमने सोचा, मैं उस समय, मैं और मेरा छोटा ब्रदर और मम्मी, सिर्फ 3 जने हम थे उस समय फैमिली में, जब मेरे पापा की डेड बॉडी 3 दिन बाद में हमें मिली थी। तो उस समय ये बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है आगे, क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, कुछ समझ में नहीं था। लेकिन ये समझ में था कि अब जो लड़ाई लड़नी है वो खुद के लिए खुद से ही लड़नी है। तो चूंकि मैं 11th में थी उस समय, और ऐसा कुछ भी फील मतलब करने वाली बात नहीं थी, जिस रॉ में चलना था उस रॉ में चल रही थी। दाह संस्कार के बाद में जो 14-15 दिन का काम होता है, उसके बाद में हम रिटर्न आए बिहार से, और ये सोचा कि अब आगे की लाइफ कैसे निकाली जाए वो देखना था। बिकॉज ऑफ पेंशन वगैरह बनने की प्रक्रिया में 2.5-3 साल का प्रोसेस हो चुका, लगने वाला था। हमने कुछ दिन तक अड़ोसियों पड़ोसियों ने हेल्प करी, लेकिन सोचा कब तक। आप किसी और के सहारे बिजनेस कब तक चला सकते हैं? अपनी लाइफ नहीं चला सकते, अपना बिजनेस नहीं चला सकते। इसीलिए डिसीजन तो खुद लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लेनी पड़ेगी ना, तभी लाइफ चलेगी आगे। चाहे बिजनेस हो या लाइफ हो, दोनों जगह ही जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की, आपके हार की, आपके जीत की, आपके सक्सेस की, आपके अनसक्सेस की, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके चलनी होगी। तो उस समय से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फैमिली का पालन पोषण करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जॉब किया, जॉब के साथ में अपनी स्टडी भी रखी। कुछ समय बाद में ऐसा, और सुबोध से मिली, और शादी के बाद में फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां भी ऐसा लगा कि चलो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, लाइफ थोड़ी थोड़ी सेटल हो गई, मम्मी का पेंशन शुरू हो गया था, तो हम टेंशन फ्री हो गए थे। लेकिन वहां दिल्ली में भी इनका जो बिजनेस था, वो किसी कारणवश बिल्कुल धराशायी हो गया। करोल बाग में इनका अपना 3-3 शॉप था, वो सब कुछ रातों रात बंद करके, जिंदगी ने वहां भी हमारे लिए 2 ऑप्शन छोड़े थे, या तो वापस बिहार जाओ, बिकॉज ऑफ हम लोग लैंडलॉर्ड है वहां पर, और मेरे ससुर जी ने बोला कि तुम यहाँ आके रह सकती हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ सेटल हो जाओ। लेकिन जो उस समय वहां की परिस्थिति थी, उसमें डिसीजन मेरा ये था कि नहीं, हम राजस्थान वापस जाएंगे। और चूंकि राजस्थान में मैं रह चुकी हूँ, मैं स्ट्रगल कर चुकी हूँ, मुझे गली गली का पता है लक्ष्मणगढ़ सीकर का, तो मैं कुछ ना कुछ वहां पे कर सकती हूँ। तो हम वापिस, मैं उसमें सिर्फ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वहां से वापस हम लोग राजस्थान आए और जिंदगी की दूसरी अध्याय लिखने
के लिए शुरुआत करना था वहां से हमें। तो स्टार्ट हुआ वहां से, फिर इन्होंने जॉब करना शुरू किया, मैंने जॉब करना शुरू किया, और कॉलेज में एज अ लेक्चरर, बीएड करने के बाद में एज अ लेक्चरर मैं लग गई थी, और मैं इस कॉलेज में पढ़ाने लग गई। इसी बीच में एमबीए बिजनेस भी आया हमारे लाइफ में, काफी उतार चढ़ाव हुआ, और ये सब कुछ वापस एमबीए बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट होकर के बीकानेर शिफ्ट हो गए थे, और बीकानेर में मैंने बहुत बड़ा अपना सेटअप चालू कर लिया था। लाइफ ने वापस, मैंने अपना जॉब पोस्टपोन किया, क्योंकि वहां पे 45 एम्प्लॉय का हमारा सेटअप था, और एक कोई ना कोई चाहिए था जो पूरा ऑफिस का सेटअप संभाल सके। किसी स्टाफ पे इतना भरोसा नहीं रख सकते, ऑल ओवर राजस्थान का सीनियरशिप था हमारे पास में। तो हमने वहां से, फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, सब जने एक जगह रहते हैं, और हमें इस दौरान में मेरे पास में दो गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया था बिहार से, जो मैंने रिजेक्ट किया, बिकॉज ऑफ मैं आगे का देख रही थी कि मैं अगर वहां पे जाती हूँ, शिफ्ट होती हूँ, तो मेरे बच्चों का भविष्य पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। मुझे वैसा एनवायरनमेंट नहीं देना था बच्चों को जो मैंने आज दे रखा है, जो मैंने आज संस्कार दे रखे हैं, जिस तरीके से मैंने आज एनवायरनमेंट दे रखा है, वो कुछ भी सोच सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, कुछ भी खा सकती हैं, उस तरीके से शायद मैं वहां पे उनको एनवायरनमेंट नहीं दे सकती थी, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, और उस समय बहुत अलग था। अभी तो बहुत कुछ फ्रैंकली हो गया, हमने खुद को प्रूफ कर दिया है सबके सामने में। तो काफी फैमिली में डिस्ट्रक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे थे, हम अपनी दिशा खुद निर्धारित करने में लगे हुए थे, और खुद में ये ठान ली थी कि ठीक है, ये क्षणिक, मान लीजिए कि मैं 1,00,000 1,50,000 कमा भी लूंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं जो चाहती हूँ मेरी फैमिली जैसी हो, शायद वो मुझे ना मिल पाए आगे चल करके। तो राजस्थान में रहना डिसाइड करा था, और इसलिए दो गवर्नमेंट जॉब मैंने ड्रॉप किया, और बीकानेर शिफ्ट हुई इनके बिजनेस में हेल्प करने के लिए। मुझे अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा था। कॉलेज, शेखावाटी कॉलेज में पढ़ा रही थी मैं उस समय, बीएड लेक्चरर के तौर पे। और वहां पे बीकानेर में जब हमने रहना शुरू किया, तो विवेक सर के जस्ट पड़ोस में रहना शुरू किया था, 2 गली छोड़ करके ही हमने रहना शुरू किया था, और वहीं से हमने ऑफिस का सेटअप भी शुरू कर लिया। तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है, आप सभी बहुत लोग होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, कि अगर प्रॉफिट है तो आपके सारे पार्टनर्स का है, और अगर लॉस है तो सारे पार्टनर्स आपके खिसकने शुरू हो जाते हैं। तो सेम हो रहा था कि हमारा भी नया एक्सपीरियंस, सुबोध का नया एक्सपीरियंस था। मैं अपना ऑफिस संभाल रही थी, धीरे 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 मदर इन लॉ का ब्रेन हैमरेज, फादर इन लॉ का लिवर खराब होना, और ये सब कंडीशन ऐसा हुआ कि बिल्कुल गांव का दौरा काफी तेजी से लगना शुरू हो गया। हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे जाना आना शुरू हुआ, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि बिजनेस जो हमारा चल रहा था ऑलरेडी, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। 45 एम्प्लॉय से कब 5 और 2 पे आके खड़ा हो गया, वो पता ही नहीं चला हमें। उस टाइम में ऐसा हुआ कि हम दोनों बच्चों का फीस हम नहीं भर पाते थे। इतना अच्छा ऑल ओवर राजस्थान का सीनियरशिप होने के बाद में सिर्फ एम्प्लॉय का हम पेमेंट डाल रहे थे, बिजली बिल भर रहे थे, मोबाइल बिल भर रहे थे, लेकिन जो आउटपुट आना था वो हमारे पास में नहीं आया। यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो कब आप मार्केट से और इस बिजनेस से, किसी भी बिजनेस से बाहर आउट हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऑलवेज आपको ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज के डेट में हम एमबीए बिजनेस करते हैं ना, आप देखिए आज का जो ट्रेंड जो चल रहा है वो है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट का, और हम हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट में पायोनियर है, एक स्तंभ है हम। तो अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप राइट प्लेस पर हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को, अपने फैमिली को आप डेवलप कर सकते हैं, अपने विजन, अपने सपनों को आप डेवलप कर सकते हैं। बचपन से ड्रीमर थी, आईएएस बनना, आईपीएस बनना था, लेकिन वो फैमिली सर्कल ऐसा था कि हम नहीं बन पाए। कोई बात नहीं था, लेकिन कभी मैंने अपने आप को कमतर नहीं समझा। वो एटीट्यूड, क्योंकि हम जिस माहौल में बिहार में रहे हुए थे ना, वो एटीट्यूड था हमारा, वो एक पोस्चर था हमारा, वो पोस्चर हमेशा साथ रहा। कभी खुद को डाउन नहीं होने दिया, चाहे कोई भी कंडीशन हुआ लाइफ में, कभी खुद को डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि ऑलमाइटी पे हमेशा हमें फेथ था। एक पंडित फैमिली से हूँ, सभी जने धार्मिक है। मेरे जो पीयर में है बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ में बिलीव रखते थे। बहुत बनारस से और काशी से पढ़ के आए हुए दादा जी सब थे, नाना जी भी काफी अच्छे पढ़े हुए थे। तो फैमिली जो, उनका एक ही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा ऊपर वाले को थैंक यू बोलो और उनपे फेथ रखो।
उसी चीज को फॉलो किया मैंने। कभी भी कुछ भी अगर डाउन हुआ लाइफ में, तो हमेशा ये दिल में उम्मीद रहती थी कि आने वाला समय जो होगा ना, वो बहुत अच्छा, बहुत कुछ लेकर के आएगा हमारे लिए। तो वो जो एक होप लेकर के चलती थी लाइफ में, वो हमें कभी भी डाउन, मतलब अपने आप को डेमोलाइज, हमारे जो सपने थे या जो सपने हैं या जो हमारे अंदर जो एक होता है ना आत्मविश्वास, उत्साह, उसको मरने नहीं दिया। क्योंकि अगर ये दो चीज आपके साथ में है ना, आत्मविश्वास और उत्साह, तो आप पूरा जग जीत सकते हैं। अगर ये दो चीज आपने कम कर लिया, खत्म कर लिया, तो आपके लिए एक घर का भी संचालन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा है, तो आप अपने फैमिली वालों को देखिए जो आप पे डिपेंड है, जो आपके लिए आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, यानी जिनका आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, उनको गौर से देखिएगा। फिर ऑटोमेटिकली आपको कुछ कर गुजरने का मन में होना शुरू हो जाएगा। एक फियर के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो डर करके घर में बैठ जाना कि चलो मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, मैं इस चीज को नहीं कर सकती, मैं प्लान नहीं दिखा सकती या प्रोडक्ट डेमो नहीं कर सकती या कर सकता हूं, वो सोच करके घर में बैठ जाना। और एक फियर है कि अगर मैंने नहीं किया तो आने वाला फ्यूचर को मैं क्या जवाब दूंगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या जवाब दूंगा, वो सोच करके आगे बढ़ना। तो हमने सेकेंड फियर को चुना। हमारी लाइफ में सेकेंड फियर का बहुत इंपॉर्टेंस था कि अगर हमने नहीं किया तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलेंगे। क्योंकि बच्चे कंटिन्यू विवेक सर को देख रहे थे, उनके फॉरेन ट्रिप्स को देख रहे थे, उनके लाइफ स्टाइल को देख रहे थे। तो उनके मन में, दोनों बच्चों के मन में ये था कि मम्मी पापा आप इतना मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, एक ऑफिस में बैठ करके एक दो रूम में बैठते हो और दोनों फोन पे बात करते हो, रात के 1 बजे 1:30 बजे सोते हो, आप सुबह 6 बजे से फिर से लग जाते हो, तो क्यों नहीं थोड़ा सा मेहनत इस बिजनेस में कर रहे हो। तो हम दोनों के अंदर ये फियर, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये फियर था, जब हमने ज्वाइन कर लिया है तो क्यों नहीं इसमें अच्छा कुछ किया जाए, क्यों नहीं इसमें एक स्तंभ बनाया जाए, क्यों नहीं इसको बिजनेस के तरीके से लिया जाए। टाइम पास करने के लिए हमारा लाइफ नहीं है, एक ही जीवन मिला हुआ है। किसी एक्टर ने बोला है, बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे, कि हम बहुत देर से जीना शुरू करते हैं। हम जब जीते हैं ना, बहुत देर से हम जीना शुरू करते हैं, और जब हम समझते हैं ना कि हम देर से जीना शुरू कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसको कम कीजिए। जब आप अपने आप को समझिए, अपने फैमिली को समझिए, अपने टाइम को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए, अपना वैल्यू समझिए। तो जब इस बिजनेस को इन्होंने डिसाइड किया करना है, तो मैं तो वाकई में बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं इसकी मीटिंग सेमिनार से बहुत प्रभावित थी। मुझे वैसा लाइफ स्टाइल चाहिए था, मुझे वैसा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए था, तो मैं तो बहुत खुश हुई। तो जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया, तो पीछे से जो भी बिजनेस था उसको मैंने शट डाउन कर दिया, क्योंकि इनका सिग्नेचर, इनका मेल आईडी सब कुछ फॉलो करती थी, सब कुछ मुझे करना आता था, तो मैंने उसको शट डाउन किया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर थोड़ा सा भी चैलेंज होगा तो सुबोध के मन में होगा, चलो इस बिजनेस को साइड करता हूँ, वापस पुराने वाले बिजनेस में जाता हूँ, तो ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो वो सोच करके मैंने इसको शट डाउन किया, और इस बिजनेस में जितना मेरे से कॉपरेशन हो पाया मैंने किया। फैमिली की बॉन्डिंग करनी हो, फैमिली को संभालना हो, चाहे बच्चे को संभालना हो। इनको ये नहीं पता होता था कि बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से स्कूल में है और कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे टॉपर हैं और बहुत अच्छे एजुकेशन, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़े ड्रीमर हैं। मैं अपनी बेटी को भी आपसे मिलवाऊंगी, जो इसी साल ब्रांड न्यू प्लेटिनम गई है, क्रूज से जा करके आई है, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे बिजनेस में सपोर्ट करती है। तो एक लेडीज रोल के तौर पे, आप अगर आपके हस्बैंड ने कुछ डिसाइड किया है तो उस डिसीजन में आप साथ दीजिए, क्योंकि फैमिली आप दोनों ने चलाना है, कोई तीसरा नहीं आना है यहाँ पर। आज कुछ भी होगा तो आप हस्बैंड वाइफ उस चीज को झेलेंगे। इसीलिए अगर आपके हस्बैंड कुछ डिसीजन लेते हैं तो जितना तन मन धन से होता है आप उनको सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हाँ तुम्हारा बिजनेस है तुम देखो, अब वो टाइम नहीं रहा। हम पहले की सिटी में सुनते थे कि पहले तुम्हारा बिजनेस है फिर हमारा बिजनेस है, मेरा ये, अब वो टाइम नहीं है। अब ये टाइम है कि स्टार्टिंग से आप हमारा बिजनेस है। जितना पार्ट्स हस्बैंड का है उतना पार्ट्स लेडीज का भी, वाइफ का भी है। अगर प्लान दिखाने हस्बैंड जा रहे हैं तो वाइफ क्यों नहीं प्लान दिखा सकती है। वे पढ़ी लिखी है, आज अमूमन सभी लेडीज पढ़ी लिखी हैं, नहीं भी पढ़ी लिखी हो तो इतना कॉमन सेंस तो है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, यूजर बनाइए ना, यूजर से आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे।
भाई पहले तो किसी को आप यूज करवाएंगे तभी तो बिजनेस में आएगा ना। जब यूज करवाएंगे, जब खुद यूज करेंगे और यूज करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको आप बिजनेस प्लान के लिए भी तैयार कर सकती हैं, और जितना ही आपको आता है बता सकती हैं अपने हस्बैंड का, आप हेल्प ले सकती हैं। और डिटरमाइंड रहिए। देखिए बिजनेस है, उतार चढ़ाव आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और बिजनेस में भी तो होता है, जॉब में भी तो होता है। उस समय तो जॉब आप हस्बैंड को नहीं बोलते हैं कि भाई आज तुम जॉब छोड़ दो, बहुत परेशान हो रहे हो, नहीं बोलते हैं ना। तो इस बिजनेस के लिए हम क्यों कह देते हैं कि भैया अब तुम बिजनेस स्टॉप कर दो। भाई उसका आप हिम्मत बनिए ना, अपने हस्बैंड का हिम्मत बनिए। बहुत टाइम ऐसे बिजनेस में आया जब सुबह थोड़े से अप एंड डाउन हुए, या मैं अप एंड डाउन हुई, तो हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। क्यों नहीं, एक दूसरे को क्यों नहीं संभाल सकते हैं। जब फॉरेन ट्रिप मिलेगा तो हम साथ में जाने के सबसे पहले बैग पैक कर लेते हैं, अपने ड्रेस की लिस्ट, अपने मेकअप की लिस्ट सब पहले तैयार करवा लेते हैं। तो काम करने में क्यों पीछे रहेंगे हम। मैंने कार्टून उठा करके बाइक पर मैंने सर्विस दी है लोगों को। क्या हो गया अगर मेरा खुद का कोई और बिजनेस होता, अगर मैं बेडशीट का बिजनेस करती, ड्रेस की बिजनेस करती, कोई और बिजनेस करती, तो क्या मैं मेहनत नहीं करती। या मैं कोई शॉप खोल के बैठती, क्या सुबह से शाम तक मैं मेहनत नहीं करती। या मैं कहीं जॉब कर रही होती, मैं एज अ टीचर कहीं MA BEd किया हुआ है, कहीं मैं टीचर लगी होती गवर्नमेंट जॉब में, सुबह 6 बजे से सुबह 4 बजे से। कहीं यहाँ टीचर्स बैठी हुई है सुबह 4 बजे से लेके शाम के, पता नहीं शाम का तो पता नहीं होता है, क्या मैं नहीं कर रही होती। तो इसमें क्या, तो मैंने क्या गलत कर दिया। मेहनत तो करनी होगी ना आपको, आप फैमिली में ही मेहनत करते हो, वहां तो अपन को एक्सक्यूज नहीं दिखाते। डिसाइड और डिक्लेयर कीजिए कि मैं आपके साथ हूं। एक हस्बैंड को अगर वाइफ ये बोल देना कि मैं आपके साथ हूं, आप करो, तो देखिएगा उस हस्बैंड का जो जोश होता है वो दुगुना तिगुना हो जाता है। या एक हस्बैंड अपने वाइफ को ये बोल दे, सपोज एक लेडीज कर रही है और वो हस्बैंड बोल देना कि तुम करो मैं तुम्हारे पीछे हूं, तो उस लेडीज का जो हौसला हौसला होता है ना, वो दुगुना तिगुना हो जाता है। एक दूसरे के पूरक बनिए। वो सप्तपदी के जो वचन होते हैं ना, 7 वचन, याद तो किसी को नहीं होता, शादी होने के बाद में शादी की रात में सोते ही रहते हैं लगभग सभी जो मैरिज कपल होते हैं, वो मुझे जहां तक याद है आधी नींद में ही शादी करते हैं। लेकिन उस सप्तपदी के वचन को दोबारा याद कीजिए, लिखिए, सुनिए। आजकल तो यूट्यूब है, सुनिए कैसे एक दूसरे के संपूरक बनना है, और जो आपने वचन दिया उस वचन को निभाइए। देखिए आपका और आपके फैमिली का लाइफ कितना यू टर्न लेने वाला है। बहुत अप एंड डाउन आए, टीम आई, टीम बिखर गई, लोग आए, लोग चले गए, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते थे कि इसकी टीम का ये हाल है। लेकिन सच्चाई बताऊं फ्रेंड्स, वो व्हाट्सएप ही करते रह गए, हम आगे बढ़ गए। वो हमारी कमियां निकालते चले गए, और हम अपने जो खूबियां हैं उस पे काम करते। हमारी खूबी था हम मेहनत खूब जम के कर सकते थे, तो हम अपनी खूबियों पे काम करते हुए आगे बढ़ गए। जिनको गलतियां निकालनी थी वो पीछे रह गए, और हम आज आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम और आगे बढ़ेंगे, आपसे प्रॉमिस है। तो मैं कुछ और बात करूं या सुबोध बात करे, उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए अपनी बेटी को इनवाइट करती हूँ, जो ब्रांड न्यू प्लेटिनम है। और जिस दोनों बच्चों की वजह से हम इस बिजनेस में, बच्चों ने एक ही बात कही थी कि अगर आप इस बिजनेस को हमारी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें हॉस्टल में डाल दो, बट आप इस बिजनेस को 5 साल करके दिखा दो। आप दोनों में कैपेबिलिटी है। और जब बच्चे ऐसी बात बोलते हैं ना, तो माँ बाप का सीना डबल ट्रिपल हो जाता है, और वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो आज मेरी बेटी का बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है इस बिजनेस में। टेक्निकली बहुत कुछ हैंडल करती है और बहुत कुछ संभालती है हमें। तो कई बार हम दोनों जब होते हैं ना परेशान, तो वो संभालती है, वो हमें मोटिवेट करती है। तो बैक टू सृष्टि एज अ ब्रांड न्यू प्लेटिनम, आप उनसे सुनिए। और गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सृष्टि है और मैं 19 साल की हूँ। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हूँ अभी, और MBA बिजनेस में लास्ट ईयर जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था, व्हेन आई टर्न इनटू 18। हमेशा से ही है ना, मैं बचपन से इस बिजनेस को जी हूँ। मैंने भले ही लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे पूरा एनवायरनमेंट ही बिजनेस का मिला है, पूरा एनवायरनमेंट ही MBA का मिला है। क्योंकि पहले मम्मी पापा कभी ये बिजनेस करते नहीं थे, इनकी हमेशा वो रहती थी कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। पर हम हमेशा कहते थे ये लोग भी तो कर रहे हैं, आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो इसमें, आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो 5-6 साल मेहनत करके आप निकाल सकते हो ना। हम पूरा सपोर्ट देने को तैयार है।
तो बचपन से ही हमने इस चीज को देखा है, विवेक अंकल को हमेशा देखा है, अजय अंकल को हमेशा देखा है, उनको मोटिवेट करते हुए देखा है, तो वो हमें हमेशा खुशी मिलती थी इस बिजनेस को देखते हुए। मेरे लिए हमेशा मोटिवेशनल फैक्टर इसके मम्मी पापा की सेक्रीफाइसेस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में शायद हमसे कभी नहीं हो पाएगा, सीरियसली बताऊं। और इनकी हार्ड वर्किंग, इनसे ज्यादा मेहनत मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा है। मैं लास्ट टाइम जब पापा के साथ दिल्ली गई थी, वो जान हथेली पे लेकर चलते हैं, रात रात भर ट्रैवलिंग करना, फिर सुबह उठ के फिर प्लान दिखाना और वापस टूर पे जाना। मम्मी को हमेशा है ना कंप्यूटर पे काम करते हुए देखना, फिर एमवे ऑफिस देखना, कार्टून टू कार्टून उठा के देखना। तो वो जो चीजें हैं ना, वो मेरे लिए हमेशा मोटिवेशनल फैक्टर बनी है। फिर इनके प्रोडक्ट्स हमेशा ही मेरे लिए इसके लिए पहले मैं इस पे इतना बिलीव करती नहीं थी, क्योंकि बच्ची थी, मेरे को पसंद नहीं आता था इसका कुछ भी, प्रोटीन है चाहे चोको ड्रिंक है। पर जब मुझे अस्थमैटिक अटैक आया था जब मैं 9th में थी, तो डॉक्टर ने सीधा जाते ही बोल दिया कि आपको 5 टाइम नेबुलाइजर और एक पूरा सिलेंडर का गैस लगेगा, आपको लेना है अभी अर्जेंटली। जब मैं घर आई, मम्मी ने पूरा प्रोटीन का डब्बा निकाला और फिर है ना वसाका, तुलसी, ये सब निकाले। टच वुड, मुझे अब कोई अटैक नहीं आते हैं अस्थमा के। इतना ज्यादा उसके बाद मेरा इसके ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया इसके ऊपर। फिर रिकॉग्निशन, मेरा जो नेशनल लेवल पे जो रिकॉग्निशन हुआ था, अभी जयपुर में रिकॉग्निशन हुआ था और ट्रिप पे रिकॉग्निशन हुआ था, मैं कहीं इमेजिन नहीं कर सकती इस चीज को। और इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो मिलता है, वैल्यूज मिलती है इससे, वो कहीं नहीं मिलती है। देन उसके बाद सबसे मेन जो था मेरा इस बिजनेस का करने का, इसमें सपोर्ट करने का, वो ये था कि इसकी ट्रिप्स। मैं अभी कॉर्डिलिया क्रूज गई थी एंड बहुत ही शानदार ट्रिप होता है। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मुझे ओशन के बीच में रहना है, और जो कि पूरा हो चुका है अब। हमेशा यही, अब जब प्लान दिखाते हैं तो हमेशा लिखते हैं कि आपको वाई फैक्टर करना है। मेरे लिए मेरे मोटिवेशनल फैक्टर ही वाई फैक्टर बने हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरा फिर रिकॉग्निशन, इसमें फिर है ना वैल्यूज हो गए, और पेरेंट्स टाइम, क्योंकि जब पापा मम्मी ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, उनके पास हमारे लिए लिटरली इतना भी टाइम नहीं होता था। रात में सोना, फिर सुबह उठना, और हमारी स्कूल होती थी तो हमारे पास टाइम, या फिर इनके पास टाइम ही नहीं रहता हमसे बात करने का। लेकिन जब से इस बिजनेस में आए हैं लोग, इन्होंने हमें टाइम देना शुरू किया है, और अभी हम पूरे दोस्त की तरह रहते हैं घर में। हम पेरेंट्स और डॉटर्स और ना सन की तरह नहीं रहते हैं, हम एक फैमिली, एक है ना दोस्त की तरह घर में रहते हैं, कि हर चीज शेयर करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, कभी फैमिली, पूरा फैमिली टाइम निकालते हैं। हर चीज अभी वो इस बिजनेस से हमें मिल रही है। तो मेरे लिए इस बिजनेस का ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है एक्चुअली। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कितने ना भाग्यशाली हो, आपको ऐसी बेटी मिली है, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इन्हें पाकर। ऐसे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं मिलेंगे, और मुझे यही चाहिए मेरी हर बर्थ पे। उसके बाद मैं थैंक करूंगी मेरे अपलाइन का, विवेक एंड अमृता आंटी। वो मेरे लिए हमेशा मेरे आइडल्स और इंस्पिरेशन रहेंगे, मेरे सेकंड पेरेंट्स है वो एक्चुअली। और फिर मैं थैंक करूंगी मेरे डाउनलाइन का, क्योंकि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है यहाँ पे मुझे, वो एक बेटी की तरह माना है उन्होंने मुझे, और मैं भी उन्हें बहुत बहुत ज्यादा मानती हूँ। नरेंद्र अंकल है, ममता आंटी है, वो डिटरमिनेटली एक प्यार भरा सपोर्ट उन्होंने मुझे हमेशा दिया है। फिर मैं थैंक यू करूंगी मेरे भाई का भी, उसने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है हर जगह। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि जब मैं ये कर सकती हूँ, मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, मैं इतना सब कर सकती हूँ, तो आप सब कर सकते हैं। मेरे लिए हमेशा यही रहा कि इतने हाई रैंक के ऑफिशियल्स जो आईएएस आईपीएस है, वो ये छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, तो हम तो आसानी से कर सकते हैं। फिर बस समझने की देर है और ना वाई फैक्टर निकालने की देर है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सृष्टि। और
सेम है कि अगर कोई कहता है कि ठीक है एमरल्ड जाना था इसलिए डॉटर को आपने प्लेटिनम करवा दिया, बट ऐसा नहीं था। इनके नीचे 2-2 ब्रॉन्ज है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है इनका। और साथ ही ये टेक्निकली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर मैं नहीं हूँ फील्ड में हूँ, हम दोनों फील्ड में हैं, तो कंप्लीटली टेक्निकली सपोर्ट इसका रहता है। और इस तरीके से हम एक फैमिली बिजनेस के तौर पे इसको लेकर के चलते हैं और सब जने साथ मिलके हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। बॉन्डिंग रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी के साथ में भी हो, आपके हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके डाउनलाइन अपलाइन का हो। हमेशा आगे देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, फॉरगिव और फॉरगॉट करिए, क्योंकि पीछे जो हो चुका है ना, जब तक आप फॉरगिव और फॉरगॉट नहीं करेंगे ना, आपके दिमाग पे बोझ रहेगा बहुत बड़ा सा, उसको आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है, तभी आप हल्का होंगे। और हल्की चीजें है ना ऊपर उठ जाती है, आप ऊपर उठेंगे। तो फॉरगॉट और फॉरगिव करना है हमेशा ही। तो थैंक यू सो मच ऑल अपलाइन का वापस से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसने यू टर्न दिया लाइफ में, मॉर्निंग बुक क्लब का, जो स्पेशली हमारी टीम में चलता है, विवेक सर अमृता मैम ग्रुप में चलता है, और उसके जो डायरेक्टर कह सकते हैं पीयूष साकेत भैया है। तो वहां से हमें बहुत, हमारे टीम में जो मेंटल ग्रोथ होना था हमारा पहले खुद का, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप जब तक ग्रोथ नहीं करते हैं तब तक आप किसी और को ग्रोथ नहीं करवा सकते हैं। तो वहां से हमारे पास में बहुत ही हाई माइंडसेट हुआ। हमें पता ही नहीं था मई तक कि हम एमरल्डशिप कर रहे हैं। हम तो बस मेहनत करते हुए जा रहे थे। मई में हमने डिक्लेयर किया कि हम एमरल्ड कर रहे हैं, और उसमें पूरा सपोर्ट मिला हमारे अपलाइन का, उनके मेंटल सपोर्ट मिला हमें, हर तरीके से उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जितने भी यहाँ के और लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन है, जिनको हम फ्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम मिलते हैं तो हमेशा ही उनके चेहरे पे स्माइल होती है और अपनापन से मिलते हैं, लगता ही नहीं है कि हम कहीं और हैं। और इतना प्यार मिलता है आप लोगों से कि हम कहते हैं ना कि इस जन्म में जयपुर का तो कभी भी हम एहसान भुला ही नहीं सकते। तो जयपुर और राजस्थान जो है वो हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि की एक जो है ना जिद्दीपना है, तो यहाँ का मेहनत हमने सीखा है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू सुबोध जो बहुत कुछ बताने के लिए बैठे हुए हैं आप लोग के साथ में, और आप लोग लग जाइए, बस ये है राइट टाइम है। और जब सुबोध बोलेंगे तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे जरूर शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग शायद कुछ डिटरमाइन करने में आपको और भी हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। बैक टू सुबोध। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता एंड सृष्टि। आप जब बात कर रहे थे तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे थे और लगा था कि माफी को सुने, बट हर चीजों के जो है ना कुछ ना कुछ एक फिक्स पैरामीटर है, उस पर हमें बात करना जरूरी होता है। देखिए कितने लोग मानते हैं कि ये बिजनेस हमारा खुद का है, कितने लोग मानते हैं? अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि आज की मीटिंग जो है ना आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ बताने आया हूँ कि जो मैंने किया है। और मैं इसीलिए एक एज ए फ्रेंड आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस। बिल्कुल, देखिए अभी सरिता ने बात करी बहुत सारे लोग अपना दुकान खोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, वो लोग उस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग सभी लोग मानते हैं कि हमारा बिजनेस है, बट अभी तक कुछ ही लोगों को आता है। मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स आपके चलते रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि आप बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या अभी भी लग रहा है कि कहीं आप सो तो नहीं रहे, है ना? तो सोने का बिजनेस नहीं है ये, जगने का बिजनेस है ना। अगर आप जगे रहेंगे तो आप सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, और नहीं जगेंगे तो कहीं और भी पहुंच जाएंगे। तो इतना ही मैं बोलूंगा कि आप जगे रहें और चैट बॉक्स पे अपना कुछ ना कुछ लिखते रहें, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग सब जगे हुए हैं। और मैं इतना निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अपना अभी वीडियो ऑन नहीं किया है, निवेदन है मेरा आपसे कि अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आपसे बात करने के लिए। और हम कभी भी ये सोच नहीं पाते थे लाइफ के अंदर में, क्या मैं इतने लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा, क्या मैं ये सब चीजें बात कर पाऊंगा। क्योंकि रीजन क्या था कि हम कोई एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड नहीं है तो हम ही सोचते थे कि हमें क्या जॉब, एक प्राइवेट जॉब करनी है। माइंडसेट यही था कि प्राइवेट जॉब करनी है, और घर से निकल गए थे हम जॉब करने के लिए। बट हमें लगा कि यार हमारे घर के अंदर में सारे लोग गेस्टेड ऑफिसर है, जो हमारे कजन लोग हैं वो सारे गेस्टेड ऑफिसर हैं, बड़े बड़े रैंक के अंदर, जिंदल के अंदर में HR मैनेजर है ना। मेरी सिस्टर बास्केटबॉल चैंपियन है,
लेकिन मुझे लगा कि यार ये सब इतने बड़े प्रोफाइल के ऊपर में है और मैं सिर्फ 10th पास हूँ, मैं तो कभी भी इनके कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन थैंक गॉड, कहता है ना भगवान अगर आपको ऐसा कुछ लाके दे देता है जो आज मैं कर सकता हूँ, आज वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आज मेरे पास है आज उनके पास वो चीजें नहीं। मैं प्राउडली कह सकता हूँ, जब हम अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट किए थे तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से रोल मॉडल हो जाऊंगा लोगों के लिए, और इस तरीके से हम लोगों को अपनी दास्तान सुना रहे होंगे और लोग हमें इस तरीके से पैशनेटली सुन रहे होंगे। तो थैंक यू एम्बे एंड थैंक्स मेरे मेंटर्स, थैंक्स मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा। तो सभी लोग मानते हैं कि हमारा बिजनेस है, और उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका व्हाई। बिजनेस तो मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस, बट आप कर क्यों रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी कई लोग ये सोचते हैं मैं अपने अपलाइन के लिए कर रहा हूँ और मैं अपने डाउनलाइन के लिए कर रहा हूँ। अगर आप ये जिस दिन दिमाग से हटा देंगे ये आपका बिजनेस है और ये आप कर क्यों रहे हो, रीजन निकाल लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बिजनेस को कितना स्पीड में करना है और कितना स्लो में करना है। तो आप अपना सबसे पहले व्हाई निकालें। जैसे हमारा जो व्हाई क्लियर हुआ था क्योंकि हमने लाइफ में क्राइसिस बहुत देखा है। क्राइसिस क्या चीज होती है ना, शायद मैं कहता हूँ भगवान अभी कभी किसी को ऐसा दुख ना दे और कभी ऐसा दिन ना लावे। जब हमारा बेटा जन्म लिया था तो मेरे पास 40 रुपया नहीं था कि मैं अपने वाइफ को हॉस्पिटल ले जा सकूं ऑटो के लिए, है ना। ऑटो का भाड़ा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हमने ऐसे जीवन को भी देखा है, जिया है, और हमने ऐसे जीवन को भी देखा जहां मैं 5 स्टार से नीचे कभी होटल में नहीं रुका। ऐसे होटलों में भी मैंने स्टे किया है, फ्लाइटों में सफर किया है, बट वो फ्लैक्चुएशन थी लाइफ के अंदर में। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, अगर आप चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं या जॉब के अंदर में हैं, आपके लाइफ में कब आपको क्या इम्तिहान लेगा और कहाँ साफ हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलता है। जैसे अगर आप जॉब में कोई गलती कर जाते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि जॉब में एक गलती करने के बाद जो है ना बहुत पहले समझा दिया करता था कि आप समझ जाइए, और जो है ना मतलब एक गुंजाइश होती थी। बट आजकल मालूम है इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन जॉब में अगर आपने एक जरा सी भी थोड़ी सी मिस्टेक कर ली ना, सेकेंड डे आपके घर के ऊपर में लव लेटर रह जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम तो आप कल से ऑफ हैं, हम जा नहीं सकते जॉब के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से जब ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा, आज शाम को मैं इवनिंग में 7-8 बजे मैं किसी एक सीईओ से बात कर रहा हूँ और अगले दिन एक मेल आ जाता है कि आपका सीईओ चेंज हो गया, एक नया सीईओ आ गया। तो मैंने जॉब को भी बड़ा, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिशनल बिजनेस किया उसमें मैंने महसूस किया। अगर बात करूं तो जॉब की ये हाल है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आजकल आपको पता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक चूक, एक गलती हो गई ना, तो आपको कितने लाखों का घाटा होता है पता नहीं चलता है। थैंक गॉड अगर मैं एमबे की बात करूं, एमबे में आपको ये सब बिल्कुल दिमाग से हटा देने की जरूरत है। आप लाख बार भी गलतियां करोगे ना, तब भी आपके अपलाइन मेंटर मालूम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आप कर सकते हो, आप बढ़िया कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पे ये आपको मौका मिलता है। आप यहाँ पे कितनी मर्जी कुछ कर लोगे ना, आपका अपलाइन कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। आपको आपके अपलाइन मेंटोर्स इस तरीके से आपको गाइड करता है। तो आपको ये समझना है कि मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा। जैसे मेरा एक रीजन बना, अगर मैं बात करूं, जो मेरा रीजन बना कि मैं अपने फादर के फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया था, तो मुझे लगा कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है। तो हमें यहाँ पे टाइम की एक फ्रीडम समझ में आई, फ्लेक्सिबल समझ में आई। तो हमने इसको समझा, और सुबोध की एक आदत है, हमारे एक नेचर में है कि अगर हम या तो किसी काम को करते नहीं है, करते हैं तो बड़े शिद्दत से करते हैं। और 0 से 100 के बीच में जो होता है ना, वो कई सारे पायदान होते हैं, वो टुक टुक पसंद नहीं। या तो किसी काम को करिए नहीं, और करते हैं तो फिर दिल से करिए, और फिर दिल से जब करिएगा तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी कि आपको बढ़ाने के लिए। तो अपना वाई को निकाले। कई लोग क्या करते हैं, ड्रीम प्लान ही बनाते हैं अपना। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम प्लान बना लेते हैं, है ना, बट ड्रीम प्लान चाहिए सब कुछ, बट उस ड्रीम को पाने के लिए जो हमें एक्शन करना चाहिए उसका प्लान किसी के पास नहीं होता है। शायद मैं सही कह रहा हूं। अगर आपका ड्रीम प्लान की जगह आप इनकम प्लान बनाए कि हमें इस मंथ में ड्रीम, आपके कई सारे ड्रीम होंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे ड्रीम बनते हैं, बट आपको ये प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे इस मंथ कितनी इनकम चाहिए, चाहे मुझे इस साल कितना चाहिए। एक पैकेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उस पैकेज के हिसाब से जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके सारी चीजें होंगे। लेकिन उस पैकेज को पाने के लिए आपको एक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, हमें दिल्ली पहुंचना था और हम लोग ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गए। हमारी एक प्रायोरिटी भी थी कि मुझे 8:30 बजे अपनी मीटिंग को ज्वाइन करना है और आप लोगों से बात करनी है। अभी हमें जहां जाना था वहां जाने के लिए मुझे अभी आधे पौन घंटे और लगते, यानी मैं 9 बजे वहां पहुंचता
बट बीच में मैंने एक रास्ता निकाला कि बीच में मेरे एक डाउनलाइन का घर है, क्यों ना मैं उनके यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ और वहीं से मीटिंग करूंगा, जिस कारण से हमारे डाउनलाइन को भी अटेंड करने का मौका मिलेगा और उनको भी एक पॉजिटिव माहौल मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रायोरिटी सेट करी और हमने टारगेट किया कि मुझे इस टाइम यहाँ पे जाकर के अपने आप को मीटिंग को लॉग इन करना है, और हमने यहाँ से, मैं अपने डाउनलाइन के घर से ही आपको लॉग इन करके यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक टारगेट था, एक्शन था कि हमें कितने बजे पहुंचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं और कितने समय में चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमें था कि एक्शन प्लान था कि हमारा 8:15 तक हमें दिल्ली में इस जगह पे पहुंचना है, तो हम पहुंचे। आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है, मैं करना चाहता हूं, मैं एमरल्ड जाना चाहता हूं, मैं प्लेटिनम जाना चाहता हूं, मैं सिल्वर जाना चाहता हूं, मैं ब्रॉन्ज जाना चाहता हूं, बट उनको यही पता नहीं किस डेट को जाना चाहते हैं और कब जाना चाहते हैं। अगर जब तक आपके पास डेट नहीं है और कब जाना चाहते हैं ये पता ही नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, अपन जो बिजनेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं कि आपको चेंज करना चाहिए, जो हमने चेंज किया, तो हमें जो हमने काम करना शुरू किया, हमें ऐसा नहीं कि सब कुछ स्मूथ हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले साल ही फाउंडर प्लेटफॉर्म चले गए, बट बिजनेस की उतनी ज्यादा समझ नहीं थी और नया शहर था मेरे लिए जयपुर। जब हम आए तो हमें डाउनफॉल भी आया। अगर मैं उस डाउनफॉल की स्टोरी की बात करूं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ऐसा डाउनफॉल क्यों आया। और इस जर्नी के अंदर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और उसके बाद धीमे 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 काम करना शुरू किया। अगर मैं जर्नी की बात करूं, कई बार मैं बात करूं कि हमने क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन बिजनेस की समझ नहीं थी। बहुत सारे लोग, जैसा सरिता ने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए तो हम, क्योंकि कमियां हम में थी, हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस कमियों से हमें सीखना है कभी भी कि हमें वो कमियों नहीं करना जो हमारे अपलाइन मेंटोर कहते हैं उसको फॉलो करना। क्योंकि हमारे अपलाइन मेंटोर, हमने क्या गलती करी कि हमारे अपलाइन मेंटोर ने एक बार बता दिया और हम अपलाइन से दूर रहने लगे। तो कभी भी हम उस तरीके से, फिर क्या होता था कि ये सब काम मैं खुद कर लूंगा, हम कभी बात नहीं कर पाते थे, हमें कुछ डिसीजन लेने से पहले अपलाइन को बता नहीं पाते थे, है ना। तो ये सब चीजें हमने कुछ गलतियां करी, वो गलतियां आपने नहीं करनी। अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं, किसी भी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज के बारे में अपने अपलाइन मेंटोर, जो ग्रोइंग अपलाइन मेंटोर है, आप उनसे डिस्कशन करें, उनसे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना इस बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आप अपना एक्शन प्लान बनाएं। अगर एक्शन प्लान नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने ये समझना है कि मुझे करना क्या है, इस मंथ मुझे क्या चाहिए और उसको करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि मुझे ड्रीम को अचीव करने के लिए कितने प्लान करने पड़ेंगे। अरे जितने प्लान मर्जी करना पड़े, जब तक वो अचीव नहीं कर जाते तब तक आपको प्लान करते रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे इतने प्लान, काउंटिंग नहीं होती। आप कई बार अभी भी सोचते हैं कि अपलाइन जो है ना, अपलाइन आ जाएंगे और ये मुझे यहाँ पे मदद कर देंगे। इसका मतलब अभी भी आपका ये बिजनेस नहीं है। अभी 8:30 बजे से अगर मीटिंग स्टार्ट होनी थी, अगर आपका अपलाइन आपको ये बोल रहा है कि मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग अटेंड करनी है, इसका मतलब ये अभी आपका बिजनेस नहीं है, आप एक्शन जोन में नहीं है। ये खुद को डिसाइड करना पड़ेगा आप कितने लोगों को प्रमोट करते हैं मीटिंग में आने के लिए, आप टाइमिंग का क्या ख्याल रखते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं मालूम है, जाते हैं जब बिजनेस करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, और अभी भी क्या हुआ है, कोरोना के अंदर में आने के बाद हमने डिजिटली को समझा। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए अभी हम दिल्ली में हैं, बहुत सारे लोग कहीं कहीं से बात, कुछ बीकानेर से ज्वाइन है, कुछ जयपुर से ज्वाइन है, कोई कहीं और से, पूरे हिंदुस्तान से ज्वाइन होंगे इसमें लोग। अच्छी बात है, बट फिजिकल को भी नहीं भूलना है। डिजिटल से आप इतने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हम और आप, बहुत सारे लोग चले गए, मैं नाम नहीं लाना चाहूंगा, बट अभी तक वो निकल करके नहीं आ पा रहे हैं कि मुझे फिजिकल काम भी करना चाहिए क्या। कभी ना भूलें आप डिजिटल का सहारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल तो आने के बाद कोविड ने सिखाया हमें। ये जूम हम भी नहीं जानते थे, जूम नाम का हमने सुना ही नहीं था। ये कोरोना के आने के बाद ही हमने जूम सुना। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जूम पे सब कुछ बिजनेस कर पाऊंगा। जो हाई टच होता है ना, सरिता ने बोला ना, हाईटेक का बिजनेस है, बट आपको हाई टच तो देनी पड़ेगी। अगर आप किसी को टच नहीं दे रहे हैं, वाइब्रेट नहीं दे रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं, अपने माहौल नहीं दे रहे अपनी टीम के पास जाकर के, आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, है ना। और घर से निकलने के लिए आप ये मत सोचे कि मुझे कितने दिन आपके घर से बाहर, आपकी जहां टीम है आपको जानी पड़ेगी, आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। कभी आप ये मत इंतजार करके मेरा अपलाइन आएगा, मेरा अपलाइन मेरे साथ जाएगा। इसका मतलब अब तक आपका बिजनेस नहीं है, अभी भी आपके अपलाइन का बिजनेस है, तो अपलाइन ही ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे आपको कोर बनना है ना, कोर बनना है। कोर क्या होता है समझिएगा। कितने लोग जानते हैं कोर के बारे में? जब चैट बॉक्स पे लिखें कोर क्या होता है।
कोर, हमने बात करी कोर। देखिए हमारी परिभाषा में कोर क्या है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि मैं कोर हूं। अभी कोर क्या होता है, जैसे मान लो कि देखते हैं ना, जब गाड़ी को चलाना सीखता है ना, जब गाड़ी को चलाना सीखता है तो उस समय क्या होता है, उसको जो है ना फर्स्ट गियर डालेगा, क्लच पे पैर रखेगा तो बड़े झांक के ताक के सब कुछ देखता है और वो चलाने की कोशिश करता है। यानी वो अभी परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। जब वो ड्राइवर परफेक्ट बन जाता है तो उसको ताकने झांकने की जरूरत नहीं होती है, वो मोबाइल पे भी बात कर रहा होता है और वो गाड़ी का जब कब क्लच पे पैर जाएगा और कब ब्रेक पे पैर जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। यानी आपका माइंडसेट ही आपको उस बिजनेस को आपको ड्राइव करवा रहा होता है, यानी उसको बोलते हैं कोर। इसी तरीके से आपके इस बिजनेस में आपको कोर बनना पड़ेगा। विदाउट कोर बने हुए आप समझेंगे कि हम कोर तो बने नहीं, हमारी टीम सब कुछ कर लेते, कभी भी नहीं होगा। तो कोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस बिजनेस में, अगर आपको बड़ा लेवल अचीव करना है तो। जैसा हमने कई बार मीटिंग में बात करी है कि देखिए बिजनेस में लोग आते हैं, है ना, ये जितने भी लोग अभी मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं ना, यानी बिजनेस तो करना चाहते हैं आप, बट बिजनेस को एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, यानी जब बिजनेस में आ गए, वो आपके गट्स की बात थी, आप आ गए, लेकिन अगर बिजनेस को बड़ा एक्सपेंशन करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, कहते हैं ना एक्स्ट्रा माइल, तो एक्स्ट्रा गट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने एक्स्ट्रा गट्स डाल दिया तो आपका बिजनेस चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो एक्शन को करते रहना है, आपको प्रतिदिन अपना प्लान करना है, हमें कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं इस बिजनेस को, अभी भी कितने लोग हैं जो इसमें फुल टाइम में, चैट बॉक्स पे लिखते रहे, मैं बात करता रहूंगा, कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं। जैसे सुबोधन सहिता फुल टाइम करता है, बहुत सारे लोगों ने बोला हम जब से एमबीए को लिया, क्योंकि मुझे पता था, मेरा माइंडसेट था मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा और मैं इसको फुल टाइम करूंगा। मैं आपको सलाह नहीं देता हूं आप फुल टाइम करिए, आप पार्ट टाइम करिए, बट पार्ट टाइम में उसको स्पेयर टाइम मत बनाइए। अगर आप किसी को कोचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या आज पढ़ाते हैं और कहते हैं 2 महीना नहीं जाना ट्यूशन, तो रोज जाना होता है। यानी पार्ट टाइम आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई ट्यूटर है तो अगर रोज पढ़ाता है वहां पे, तो इसको पार्ट टाइम करिए, ना कि स्पेयर टाइम में करिए। अपलाइन आएगा तो हम प्लान दिखाएंगे, अपलाइन ने फोन कर दिया तो हम बात करेंगे, या तो इतने कैपेबल बन जाइए कि सब कुछ कर लीजिए, फिर भी आपको एक मेंटोर की तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं कि एक सुबोध एंड सरिता बिहार से आकर के, अगर अभी हमने बैकग्राउंड सुना हमारा, हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सरिता एमए एमएड है। हमें जब इस बिजनेस में मैंने यही चीज देखा कि एक आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, आईएएस, हमने अपने अपलाइन को ही समझा। आज मैं विवेक सर की बात करूं, आईएएस लेवल के आदमी, हम कहाँ इस लेवल पे, हम एक बिहार से आकर के, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, कहाँ हम उनके साथ बैठ भी पा सकते थे, बात भी कर सकते थे। बट थैंक गॉड कि आज हम लोग लकी हैं कि आज हम उनके टीम में हैं। आज चेतन भाई साहब की बात करूं, कितने हम्बल लोग हैं, कितने हम्बल लोग हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं एक पॉजिटिव सी वाइब आती है। अतुल सर की बात करूं, तो मैं जब भी उनसे मिलता हूं क्या इंस्पायर करते हैं अतुल। कल सर की अगर मैं बात करूं, संजना मैम की बात करूं, आप राजेश जी की बात करूं, जब भी मिलते हैं क्या उनकी मुस्कान, उनकी जो चीजें, उनकी जो लीडरशिप है, तारीफ काबिल है। और आप सभी उनके लीडरशिप के अंदर में है, आप उनके मेंटरशिप के अंदर में है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि एक्शन प्लान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चैलेंजेस किस काम में नहीं है। आप दुकान खोलेंगे, अभी कोरोना के अंदर में देखिए कि कोरोना में सारी दुकानें बंद है ना, सरकार का ऑर्डर हो चुका था, बट एमवे की दुकान ओपन थी। तो आपने को वहां से भी सीखने को, ये मत भूलिए कि एमबे क्या दे सकता है। एमबे आपने वहां पे समझा कि एमबे की दुकान ओपन थी, आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था। जिन लोगों ने कोरोना से अपना सीखा, मैं बता दूं आपको, हमारा जो एक्शन प्लान चेंज हुआ, क्योंकि सरिता ने बताया फियर, अगर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो फियर, हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हमारे लाइफ में चैलेंज, मैं जयपुर में रहता हूं और जोटवाड़ा में रहता हूं। जोटवाड़ा से एमबे ऑफिस 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर में। 12 किलोमीटर के लिए मेरे पास केवल पेट्रोल नहीं होते थे अप एंड डाउन के लिए। चैलेंज की बात करूं, राशन के बिल चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। थैंक गॉड आज वो सब प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। थैंक गॉड कि हम आज एमबे को थैंक्स करना, अपने मेंटोर को थैंक करना चाहते हैं, आज अपनी टीम को थैंक्स करना चाहते हैं। हमने बिजनेस को बना लिया ऐसा। कई लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस हो गया, एक बार है ना कोई लेवल अचीव कर लिया तो रिलैक्स हो जाते हैं, वो समझते हैं सब कुछ हो गया। आपका रियल एग्जाम वहीं से चालू होता है। जब हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए थे तो हमें लगा कि अब तो सब कुछ हो गया, लेकिन जो रियल टेस्ट हुआ ना, वो 5 साल जो टेस्ट था ना,
वो टेस्ट, भगवान आपको टेस्ट लेगा और उस टेस्ट में आप कितना पास करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय आप क्या पेशेंस रखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बीच में आती है CCC आती है ना। CCC क्या होता है? आप जब भी किसी काम को करने की कोशिश करेंगे ना, क्रिटिसिज्म आना चालू होगा, लोग कंप्लेनिंग मोड में होंगे, बात में शिकायत करेंगे, आपको कंडम करेंगे लोग आपको। आप कितना पेशेंस रखते हो उसके अंदर में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें अपने आप को कैसे निकाल के बाहर जाते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 साल था ना, इतने सब कुछ हम लोगों को सुनने को मिला, आज वही लोग, मैं क्या बात करूं, आज उन लोगों के लिए मैं मसीहा हो चुका। तो ये चीजों को ध्यान रखनी पड़ती है। बिजनेस आते हैं जैसे हमारे अपलाइन डायमंड, मेगा डायमंड, अपनी एक स्टोरी में देखिए, आप कई बार लोगों का पॉडकास्ट सुन लेते हैं, CD सुन लेते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, आया बाहर निकला और कान से बात खुली गई। आप किसी भी मीटिंग में, मैं तो कहता हूँ, मैंने बोला पहले ही कि किसी भी काम को करें नहीं, जब आप करते हैं तो दिल से करें। जब हमने इसको करना शुरू किया तो हमने कहा, हमने समझा, हमने अपने अपलाइन को सुना और उसमें एक ही जगह उन्होंने बोला था कि बिजनेस साइन करने से नहीं होता है, बिजनेस डिसाइड करने से बनता है। तो डिसीजन आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने अभी भी डिसीजन अपलाइन का इंतजार करते हैं, सर फाउंडर प्लेटिनम करना चाहते हैं, प्लेटिनम करना चाहते हैं, एमराल्ड करना चाहते हैं, बट आपका खुद का डिसीजन कहाँ है? अपलाइन डिसाइड करेगा क्या आपके लिए? कभी भी नहीं। अपलाइन को जो डिसाइड करना वो कर लेगा, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेने के बावजूद भी क्या होता है कि हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। मालूम है क्या होता है कि हम किसी को बता नहीं पाते हैं। और वो बता दीजिए, अपने घर में सबसे पहले बता दीजिए। हमने बता दिया था जब हमने बिजनेस करना शुरू किया था, मेरे को याद है 2018 के अंदर में जब हम लोग काम कर रहे थे और उस समय सिंगापुर ट्रिप था और फैमिली ट्रिप था, और हमने दोनों बच्चों को बता दिया था कि हम लोग जो है ना इस साल मतलब कि एमराल्ड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एमराल्ड नहीं हो पाया। बट हमने उनको प्रॉमिस किया था कि हम सिंगापुर आप लोगों को लेकर जाएंगे। और जब वो क्वालिफिकेशंस करते हैं तो बहुत सारे उसमें पॉइंट टेबल होता है। आप अपने अपलाइन मेंटोर से समझ सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है, क्या पॉइंट टेबल होता है। तो हमारे क्या था, लास्ट मंथ में हमारे 1.5 पॉइंट घट रहे थे, 1 पॉइंट घट रहे थे, और हमें करनी भी जरूरी थी। बट हमने किया क्योंकि हमने बच्चे को प्रॉमिस किया कि बच्चे हमें कभी भूलने नहीं दिए। और जब वो बच्चे ने ट्रिप एंजॉय किया था, मैं बताऊं थैंक टू एमबे कि इतना ऑसम ट्रिप करती है एमबे, इतना ऑसम ट्रिप देती है कि आप सोच नहीं पाएंगे। और हम अपने बच्चे के साथ सिंगापुर फुल्ली एंजॉय करके आए थे। तब से हमारे दिमाग में रहा कि हमारे बच्चे का इन्वॉल्वेशन और ज्यादा बढ़ गया। और खास मैं बात करूं, मैं अपनी डॉटर की क्या तारीफ करूं, वो जो बोल रही थी ना बिल्कुल ट्रू बोल रही थी। वो जो बात कर रही थी ना बिल्कुल परफेक्ट बात कर रही थी। वो हमेशा सपोर्ट करती है। तो डिक्लेयर अपने फैमिली को करिए, ताकि आपका फैमिली जो है ना आपको ये बोलेगा कि अब हमारा कब जाने का टाइम है। जैसे अभी देखिए गोवा का ट्रिप होने वाला है, अभी से तैयारियां चालू है कि हम कौन सा चीज पहन के जाएंगे, वो सब चीजें, क्योंकि ये ड्रीम की बात है, डिक्लेरेशन की बात है ना। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेशन, मैं कह दिए कर रहे हैं बट वो हाँ ठीक है कर लेंगे, नहीं, वो रोज होना चाहिए आपका। आप हर दिन काम करने चाहिए। अभी जैसे मुझे क्लोजिंग करनी है, मैं दिल्ली में, मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे दिल्ली आना है, मुझे बात करनी है, टीम के पास मिलनी है, हमें आना था। तो वो हमारा एक काम करने का तरीका है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने लिए कर रहे हो ना काम, आपने डिसीजन लिया है। तो डिसीजन लीजिए और फिर आप निश्चित टाइम के ऊपर में जाइए। तो एक्शन प्लान आप इस तरीके से अगर आप करेंगे काम तो होगा। देखिए बिजनेस क्या है मालूम है, ड्राइविंग की तरह है। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब ड्राइविंग करने जाते हैं रोड के ऊपर में, अभी मैं दिल्ली से आ रहा, जयपुर से दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में खड्डे भी आए हैं, गाड़ी को स्लो भी करनी पड़ी, सेकंड गेयर भी लेना पड़ा, फर्स्ट गेयर भी लेना पड़ा, रेड लाइट भी आए हैं, रोकने भी पड़े हैं। और जहां पे विजिबल था और रोड अच्छा था, हमने 5th गियर में, टॉप गियर में भी लगाए और गाड़ी को हमने भगाए भी है। उसी तरीके से बिजनेस है। कभी आपको लगता है कि कुछ समथिंग इज चैलेंज, समथिंग इज टाइम का कुछ ऐसा है, आप उस तरीके से अपने बिजनेस को ड्राइविंग करिए। बट किसी न किसी टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉप गियर तो लगानी पड़ेगी आपके बिजनेस को। तो वो टॉप गियर लगाना कब लगाने वाले हैं ना, वो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डिसीजन लीजिए, फिर जाकर के होगा। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बता दूं, आप जब बिजनेस करते हैं तो किस बिजनेस में जो चैलेंजेस नहीं होता। आप बिजनेस दुकान, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, लाखों करोड़ों रुपए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे आपके कोई मेंटोर नहीं होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके साथ काम कर रहे होते हैं। वो स्वयं आपको सब कुछ करना होता है।
सारी फ्रस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, सरकारी प्रक्रिया, सब कुछ आपको करना पड़ता है। बट यहाँ पे सब कुछ सेट है, आप एक प्रॉफिट पार्टनर है। अगर आपका आंवला बिकता है तो आप आंवला बेचिए, और अगर आपका एयर प्यूरिफायर बिकता है तो आप एयर प्यूरिफायर बेचिए, और उसके लिए आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। एमवे कहती है कि हमारा वेयर हाउस है, हमारा ऑफिस है, आप तो सिर्फ इनरोल करिए, अपने कस्टमर को, अपने पार्टनर को हमारे तक भेज दीजिए, है ना। एक बार प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो प्रोडक्ट लगातार यूज करता रहेगा, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो लगातार यूज नहीं करेगा। आपका काम क्या है? सिर्फ प्रमोट करना और वहां तक पहुंचा देना, और उसकी प्रॉफिट आपको मिलती है। आप समझिए, इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर अपन दुकान खोलते हैं, सुबह से शाम तक अपने को बैठना पड़ता है ना। ये बिजनेस अभी आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, आप हो सकता है लंच डिनर कर रहे होंगे, आप हो सकता है कहीं और चौराहे में बैठे हुए होंगे, बट आपका बिजनेस हो रहा है, आप इस बिजनेस को काम कर रहे हैं। बट अगर तो ये इस डिजिटल का ये फायदा उठाना है, बट डिजिटल के साथ साथ अपने वो फिजिकल कभी भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे दुकानों पे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जॉब में जो फ्रस्ट्रेशन आती है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन हमें ही झेलनी होती है। उसी तरीके से अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी लेना है, बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है, तो सारे चीजों का फ्रस्ट्रेशन ये आपको ही लेना पड़ेगा, तब तो एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। तो यह बड़ा बिजनेस बनाने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो है ना बहुत छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करने लगते हैं, वो कंजूसी थोड़ा हटा दीजिए। बड़ा पैसा, बड़ा लेवल, बड़ा सब कुछ जाना चाहते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, है ना। ट्रैवल करने में पैसा लगेगा तो लगेगा। अगर आपको कई बार क्या होता है कि नया डाउनलाइन है, आज ज्वाइन हुआ है, और हम उन्हीं के घर पे रुकने की कोशिश करते हैं, ये कतई ना करें, हम नहीं करने देते हैं। नया डाउनलाइन है, उनको ये लगेगा कि यार ये तो ऑफलाइन आकर के मेरे घर पे बैठ जाएगा, बोझ बन जाएगा। अगर पहले हम क्या बोल रहे हैं कि पहले आप उस चीजों से ले जो अपने नियर बाई में स्पॉन्सर करें, जब आप कुछ कमाने लगे, ताकि आप अपने होटल में पैसा पेमेंट कर सकते हैं, होटल में रुकने के लिए पेमेंट कर सकते हैं आप। तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। प्रोडक्ट जो है ना, कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, जाके किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आलू प्याज अगर किसी को बेचना है तो आलू प्याज उसके ठेले पे या दुकान पे रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो कैटलॉग दिखाएगा, बोलेगा कि आलू प्याज ले लो बहन, है ना। तो वहां पे आपके पास कुछ प्रोडक्ट तो होने चाहिए। ये नहीं कि कैटलॉग दिखाओगे, डिजिटल कैटलॉग, वो भी कि ये ऑर्डर दे दो, कोई नहीं देने वाला ऑर्डर आपको। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्शन प्लान बताऊंगा, उसकी 5-7 मिनट टाइम बचा हुआ है, टाइम की लिमिटेशन है। 7 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया, जिस कारण से सुबोध एंड सरिता एमरल्ड गया, और ये 7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जिस भी बिजनेस को करने के लिए उतरे हैं, अभी आप एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए को आप निष्ठा भाव से करें। आप और भी कोई काम करते हैं उसको करिए, बट एमबीए को प्रायोरिटी कितने नंबर पे देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्रायोरिटी लास्ट में देंगे तो रिजल्ट भी लास्ट वाला जैसा मिलेगा। अगर इसको प्रायोरिटी फर्स्ट की नहीं दे सकते तो सेकंड थर्ड तो रखें, लेकिन सेकंड थर्ड के स्थान चेंज ना होने देवें। अगर आपने इसकी प्रायोरिटी चेंज करेंगे तो उससे आपके बिजनेस का, आपका इनकम और आपकी चीजों की भी प्रायोरिटी चेंज कर देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमने जो सीखा है इस बिजनेस में आकर के, हमने जो एक्शन प्लान बताया, जैसे बताया कि हम लोग एमरल्ड कैसे हुए। ऐसा नहीं था जब फ्रस्ट्रेशन टाइम आया, चैलेंज टाइम आया तो हमने काम करना बंद कर दिया। एक स्टोरी से बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा। एक गांव में क्या होता है, किसान होते हैं, और जो है ना एक बार क्या होता है, बारिश का हड़ताल हो जाता है। और जब बारिश का हड़ताल होता है तो लोग, किसान परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो बारिश होने वाली है ना। सब अपना हाथ पे हाथ रख करके जो है ना अपने घर पे बैठ जाते हैं। बट एक किसान जो होता है ना बहुत हठी होता है, और वो कहता है, वो रोज ही जाता है और अपने खेतों में वो हल चलाता रहता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसको हंसते हैं, कहते हैं यार क्या कर रहे हैं आप, जो है ना आपको पता है कि 12 साल बारिश नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक शिव जी जो है ना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं आएगी। और शिव जी तो है 12 साल की तपस्या में है, तो डमरू बजाने वाले नहीं है। बट पार्वती जी को दया आ जाती है, और पार्वती जी अपना भेष बदल के आती है किसान के पास, कहते हैं भाई जी आप क्या कर रहे हैं, जो आप हल जोत रहे हैं, आपको पता है कि 12 साल बारिश नहीं आने वाली है, सारे किसान बैठे हुए हैं, आप भी निश्चिंत बैठ जाइए। तो वो समझाते हैं कि देखिए मुझे पता है कि 12 साल के बाद बारिश होने वाली है, लेकिन 12 साल के बाद क्या पता कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन मैं अपना जो है ना ये हल चलाने वाला प्रैक्टिस भूल जाऊंगा। तो पार्वती जी को बड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये बात तो बहुत शानदार कह दी किसान ने। और पार्वती जी शिव जी के पास जाते हैं और वहां बोलते हैं
कि क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था क्या पता शिव जी भी डमरू बजाना भूल जाए 12 साल के बाद। तो शिव जी तो मतवाले होते हैं, उनको बोलती है कि जी 12 साल बाद आप डमरू बजाएंगे तो किसान बारिश होगी, ये तो बात सत्य है, लेकिन क्या पता 12 साल के बाद जो है ना आप डमरू बजाना भूल जाए तो बोला कैसी बातें कर रही हो, अभी बजा के दिखा देते हैं, लाओ डमरू। वो पार्वती जी को क्या होता है, छल प्रपंच से उनसे डमरू बजवाना ही तो था, क्योंकि जैसे ही डमरू बजेगी और बारिश हो जाएगी। उन्होंने क्या किया जो है ना डमरू लाया और डमरू बजा के दिखाना शुरू किया। होना क्या था, बारिश होनी चालू हो गई, सारे किसान बदन प्रफुल्लित हो गए, बोले कि ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। और उस समय जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो क्या होना था, लेकिन उस किसान ने ये रखा जज्बा कि चाहे वो अपना काम करता रहा आज काम से खुशहाल हो गया। तो मैं बताऊं दोस्त कि लाइफ में तो बहुत सारी चीजें चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बट कभी भी आप अपना काम को निरंतर बंद ना करें, कभी भी अपने अपलाइन का वेट ना करें कि अपलाइन आएगा तो मेरे लिए प्लान दिखाएगा। आप निरंतर काम करते रहिए, कब फल देना शुरू कर देगा भगवान आपको पता नहीं चलेगा। तो कर्म बहुत, जैसे गीता में बोलते हैं, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि फल की इच्छा कर ले तो कभी भी नहीं होगा। फिर अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि आपका अपलाइन आएगा, आपको प्लेटिनम करवाएगा और आपको सिल्वर करवाएगा, गोल्ड करवाएगा, तो अपलाइन को जब जरूरत होगी तभी करवाएगा। आपको कब करना है वो डिसाइड करिए और आप करना शुरू करिए। मैं बोलता हूं आपको, गारंटी देता हूं आपको कि आपके अपलाइन आप करना तो शुरू करिए। आपके अपलाइन जो है ना इतने अच्छे हैं, आपके सिर्फ काम करने से आप तक पहुंच जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो चीज समझ में आई, हमने जब काम करना शुरू किया तो निरंतर काम कर रहे थे, उसका नतीजा ये था कि हमने एक्शन प्लान करना तब्दील किया और हमने डिसाइड किया, इनकम प्लान्स को देखा और अपने इनकम को बढ़ाने के चक्कर में अपनी डॉटर्स के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ लोग जानते हैं टेक्निकली, क्योंकि जिस लेवल पे हम थे और जबकि हम प्लेटिनम थे तो हमारे को BFI BBI नहीं मिल सकता था। तो BFI BBI लेने के लिए हमने अपने डॉटर वाले टीम पे काम करना शुरू किया और उस पर हम काम कर रहे थे। और जिस कारण से मैं बताऊं आपको, आज के डेट में 3 ब्रॉन्ज है उनके, है ना, और वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्ज है। ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्ज है, जहां पे वो काम करना शुरू किया और बिजनेस हमें वो प्रॉफिट मिलना चालू हुआ। और जब प्रॉफिट मिलना चालू हुआ तो हमें लगा कि यहाँ पे हम जो काम, जहां हम पहले काम करते स्टार्ट किया हमने सितंबर से, जैसा कि अब अक्टूबर मंथ है, तो सितंबर से जब हमने स्टार्ट किया था सिरोही टीम के साथ और वो क्वालिफाई होना चालू कर गई। तो हमें लगा कि यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ, और हमने कुछ समझा और समझने के बाद मैं अपने मेजर अकाउंट मैनेजर को फोन किया कि क्या सर मैं एमराल्ड जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ जा सकते हैं, बट आप देख लीजिए, रीचेक कर लिए। तो हमें क्या हुआ कि उसके बाद कुछ समझ में नहीं आई, तो हमने अपने अपलाइन मेंटोर विवेक सर अमिता मैम को मैसेज किया, विवेक सर को मैसेज किया और उन्होंने सुबह ही रिप्लाई कर दिया कि यस आप कर सकते हो और बहुत प्रॉफिटेबल है आपके लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि आप ऐसे ही हो गया, सब कुछ हवा में हो गया। कहते हैं ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारी डॉटर ने बताया कि हम कभी रात के बाद 2 बजे पहुंचते थे, क्योंकि वो पैशन था मेरे अंदर में, अभी मैं बताऊंगा आपको। और सुबह 5 बजे 8 बजे जग करके रहना, फिर वापस कहीं ना कहीं चले जाते थे हम काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो समझ में आई कि जो पहला ट्रिपल P समझ में आई, और जो फर्स्ट P, पहला P ये था कि आप पॉजिटिव रहिए। आप कितना पॉजिटिव है किसी काम के बार, क्या होता है कुछ चैलेंज निगेटिव हो गए, अपलाइन के प्रति निगेटिव, डाउनलाइन के प्रति निगेटिव, सिस्टम के प्रति निगेटिव, एमबे के प्रति निगेटिव। एक ही बार डिसीजन लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहिए। एक बार मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रह के देखिए आप, है ना, आप 2-3 साल, 1 साल नहीं, ये अभी पॉजिटिव है और आपकी हैबिट में आ जाएगी, तो पॉजिटिव रहे। और आज आधुनिक युग के नाम, जैसे अभी डिजिटल के ऊपर में आप जो है ना फोन इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं, तो डिजिटल का जमाना है, तो ये आपको फोन इंस्ट्रूमेंट चलाने आना चाहिए। अगर मैं बात करूं सेकंड P, किसी भी चीज को अचीव करना है, कुछ भी चीज पाना है लाइफ में, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पैशनेट हैं आप, है ना। अभी होता है कि हाँ आज कर लिए, कल थके हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो पैशन, आपको भूख होनी चाहिए। तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट P, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान तो आपको रीचेक करेगा, बट आप पेशेंस कितना रखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंस होना चाहिए। हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे हमारे भी डाउनलाइन छोड़ के चले गए, हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट हमने अपने आप को कभी मर्डर नहीं होने दिया। वो बहुत सारे लोग अपने आप को मर्डर कर लेते हैं, बट हमने अपने आप को मर्डर नहीं होने दिया। हमने अपने आप को जिंदा रखा और करता गया। बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा एमबीए डिस्ट्रैक्ट हुआ, कुछ और काम में ध्यान ना शुरू कर, अरे भगवान जब रिजल्ट देने की बारी आई थी तो उस समय आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना।
जब आपका बिजनेस सफर कर रहा हो उस समय आपकी अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसी समय भगवान टेस्ट लगता है, उसी समय आपको काम करने की ज्यादा जरूरत होती है। जब आपका बिजनेस थोड़ा स्लो होता है उस समय ज्यादा काम करिए, क्योंकि रिजल्ट उसके बाद जो आने वाला होगा ना, आप सोच नहीं पाएंगे। जब हमारा भी बिजनेस स्लो हुआ था तो हम ज्यादा काम करते थे, और अभी विश्वास नहीं करेंगे, अभी हमने अचीव किया है। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अभी हमें 2 महीने से बिल्कुल ज्यादा कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और लगातार टीम क्वालिफाई हो रही है। ये नहीं कि मैंने एमरल्ड हो गया और अब निश्चिंत हो गए बैठ गए, नहीं, लगातार टीम क्वालिफाई हो रही है। पिछले महीने भी क्वालिफाई हुई थी और इस मंथ भी क्वालिफाई हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करी। हमें नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको होप देना चाहता हूँ कि एक कम पढ़ा लिखा लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत शहरों में नहीं रहने वाला, गांव से बिलोंग करके यहाँ आया, बिहार से राजस्थान आया, बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस देखा, लाइफ में ऐसे समय भी आया जब हाँ लगा कि